बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस करेक्शन या स्पॉटिंग एरर के बारे में बताऊंगा। और ये स्पॉटिंग एरर हैं आपके नेक्स्ट फोर्थ में एग्जाम के लिए, पर्टिकुलरली आईबीपीएस बैंक पीओ प्री और मेंस के लिए, आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए और डेफिनेटली एसएससी सीजीएल के आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो ये रिवीजन टेस्ट सीरीज का पार्ट 12 है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो डेफिनेटली आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में। दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, तो दोनों आप अलग अलग लैंग्वेज में अगर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली देख सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने 2012 के और कुछ क्वेश्चन 2013 के एसबीआई बैंक पीओ के और आईबीपीएस बैंक पीओ के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि बहुत ही ट्रिकी और थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देयर कैन नॉट बी एनी सिचुएशन वेयर समबडी मेक्स मनी इन एन एसेट located in India and doesn't pay tax either to India or to the country of his origin। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि कोई व्यक्ति किसी असेट में पैसा लगाए इंडिया में और वो टैक्स नहीं दे। ठीक है, देयर कैन नॉट बी एनी सिचुएशन वेयर समबडी मेक्स मनी इन एन असेट लोकेटेड इन इंडिया एंड डजंट पे टैक्स ईदर टू इंडिया और टू द कंट्री ऑफ हिज ऑरिजिन। किसी दूसरी कंट्री का जो व्यक्ति है वो भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो असेट में उसने किसी पैसा लगाया और उसका वो टैक्स नहीं दे रहा। तो ये सेंटेंस का मतलब है। असेट का मतलब होता है संपत्ति, कुछ भी हो सकता है वो असेट, आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, शेयर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये इस सेंटेंस का मतलब है। और इस सेंटेंस में गलती कहाँ पर है, तो इसके लिए हम सेंटेंस के एक पार्ट को एग्जामिन करेंगे और उससे वो गलती तुरंत निकल के सामने आ जाएगी। देयर कैन नॉट बी एनी सिचुएशन वेयर समबडी मेक्स, ये सही है, मेक्स क्योंकि somebody के लिए यूज हो रहा है। मनी इन एन असेट, देखिए यहां पर ये गलती है इसमें, मेक मनी इन एन असेट, पैसा कमाना असेट में, तो ये गलत हुआ। ठीक है, आप पैसा कमाते हैं किसी संपत्ति के द्वारा क्योंकि उसमें आप पैसा लगाते हैं। तो यहां पर आपको इन प्लेस ऑफ इन, यहां पर आप बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं ऑन या बोल सकते हैं थ्रू एन असेट। सो थ्रू ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा इसमें, लेकिन चूंकि आपको केवल स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, ये केवल आपको आपको एरर स्पॉट करनी है, तो इसलिए इसमें आपका मेक्स मनी इन एन असेट। तो आपका ये बी जो है ये आपका एरोनियस पार्ट है और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, ये बहुत सटल और बहुत माइनर मिस्टेक है और इसी तरीके के क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स में और एसएससी एग्जाम में आते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया जाता है। ग्रामेटिकल एरर को कम और कॉन्सेप्ट को ज़्यादा टेस्ट किया जाता है कि किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा और किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका ऑन एन असेट या थ्रू एन असेट। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये है सेकंड क्वेश्चन। इंडिया हैज एंटर्ड अ डाउनवर्ड स्पाइरल विद द ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिव एंड लॉ अबाइड सेक्टर्स आर सब्जेक्टेड टू सैवेज अमाउंट ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। देखिए एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं इसको। इंडिया हैज एंटर्ड ए डाउनवर्ड स्पाइरल वेयर द ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिव एंड लॉ अबाइड सेक्टर्स आर सब्जेक्टेड टू सैवेज अमाउंट ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। इसका मतलब ये है कि इंडिया में ऐसी स्थिति आ चुकी है कि सारे जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं और जो प्रोडक्टिव सेक्टर हैं उनको भी काफ़ी सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं। आपका सर्विस टैक्स अलग है, सेल टैक्स अलग है, वैट अलग है। तो इसीलिए अभी जीएसटी की जो बात हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि उसमें एक मल्टीपल टैक्सेस की जगह एक ही टैक्स लगेगा। तो इसमें गलती कहाँ पर है, इसके लिए हम सेंटेंस को शुरू से आखिरी तक एक एक वर्ड को पढ़ेंगे और उससे गलती निकल के सामने आ जाएगी और यही इसको सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक है। इंडिया हैज एंटर्ड, ये सही है। अ डाउनवर्ड स्पाइरल, डाउनवर्ड स्पाइरल का सिंपल सा मतलब है कि डाउनवर्ड ट्रेंड। वेयर द ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिव एंड लॉ अबाइड सेक्टर्स आर सब्जेक्टेड टू, आर सही है, सब्जेक्टेड सही है, इसमें टू इसमें सही है क्योंकि सब्जेक्टेड के बाद हम टू ही लगाते हैं।
सैवेज का मतलब मैंने नीचे दिया हुआ है कि क्रूअल एंड अनप्लीजेंट और वायलेंट होता है, लेकिन यहाँ पर सैवेज का मतलब है कि थोड़ा सा मतलब अनप्लीजेंट के सेंस में ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि किसी को भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस देना अच्छा नहीं लगता है, तो उस सेंस में अनप्लीजेंट के सेंस में ये वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। अनप्लीजेंट अमाउंट ऑफ मल्टीपल मतलब बहुत सारे, और टैक्सेस मतलब टैक्स। तो इसमें केवल गलती कहीं पर नहीं है, इसमें गलती यहाँ पर है। केवल ये वाला जो पार्ट है ये इसमें एरोनियस पार्ट है। इसमें गलती ऐसे सेक्टर्स की हो रही है जो लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स हैं, जो लॉ को मानने वाले हैं, जो कानून को मानने वाले हैं। ठीक है, तो कानून को मानने वाले सेक्टर्स को बताने के लिए मैं बोलूँगा लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स। ठीक है, लॉ अबाइड सेक्टर। अबाइड का मतलब होता है ये जो अबाइड है, ABIDE, और इससे इससे एक फ्रेज भी बनता है जिसको हम बोलते हैं अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, तो लॉ अबाइडिंग मतलब लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स मतलब ऐसे सेक्टर्स जो लॉ को अबाइड कर रहे हैं, यानी जो लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। तो नाउन क्या है यहाँ पर? नाउन है लॉ, और लॉ की विशेषता बताने के लिए यहां पर आपको अबाइडिंग बोलना पड़ेगा, लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स, कानून को मानने वाले सेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर गलती कहां होगी? यहां पर इसमें ये वाला जो पार्ट है, बी जो पार्ट है, ये एरोनियस पार्ट है, द ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिव एंड लॉ अबाइड सेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, ये बी इसमें आपका आंसर होगा। और ये मैंने सैवेज का मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर, क्रूअल एंड अनप्लीजेंट और वायलेंट, तो ये इसका मीनिंग है। और इसी तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये रियल क्वेश्चंस हैं जो आपके बैंकिंग एग्जाम में 2012 में और 2013 में आए हैं। ये इसमें कुछ क्वेश्चन आरआरबी के हैं और 60% इसमें क्वेश्चन एसबीआई बैंक पीओ के हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें आईबीपीएस बैंक पीओ के। तो सभी एग्जाम से मैंने क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाए और सभी तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएँ। ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें द बैंक मे हैव फॉलोड, यहाँ तक ये सही है क्योंकि हैव के बाद यहाँ पर फॉलोड आएगा थर्ड फॉर्म। द बैंक, बैंक के बाद बैंक के पहले द सही है, द बैंक मे हैव फॉलोड एंड सही है यहाँ पर। एन एग्रेसिव, क्योंकि एग्रेसिव आ की साउंड आ रही है तो एग्रेसिव एन सही है। एन एग्रेसिव मॉनिटरी टाइटनिंग पॉलिसी ये सही है, बट इट्स स्टेटेड एम ऑफ कर्विंग इन्फ्लेशन हैव नॉट बीन अचीव्ड। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द बैंक हैव फॉलोड एन एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी। बैंक ने एक अच्छी एक एग्रेसिव पॉलिसी, जिसमें वो मॉनेटरी पॉलिसीज को टाइट कर रहे हैं, एक अच्छी पॉलिसी उन्होंने बनाई है, लेकिन उनका जो एम है कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए। ठीक है, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है कर्बिंग। ठीक है, कर्बिंग का मतलब होता है डिस्करेज करना या उसको कम करना। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, जिसको हम बोलते हैं वो उसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, जिसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, तो कर्विंग इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर को कम करना। उनका जो एम है, स्टेटेड एम ऑफ कर्बिंग इन्फ्लेशन हैवंट बीन अचीव्ड। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, देखिए गलती कैसे निकल के आएगी, जब आप एक एक पार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो गलती सामने निकल के आ जाएगी। देखिए इसमें यहाँ तक कोई गलती नहीं है। द बैंक मे हैव फॉलोड एन एग्रेसिव मॉनिटरी टाइटनिंग पॉलिसी बट इट्स भी सही है क्योंकि ये बैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इट्स सही है। स्टेटेड एम ऑफ कर्बिंग, यहाँ पर कर्बिंग इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर ये प्रपोजिशन आया है, तो कर्बिंग यहाँ पर सही है। इन्फ्लेशन, अब यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट में गलती है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये हैव नॉट बीन अचीव्ड, ये जो वर्ड है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये यूज हुई है इसके लिए, एम के लिए, और एम कैसा है? सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पर आपका हैज बीन आएगा। यहां पर ये जो हैव नॉट बीन है इसकी जगह क्या होगा? हैज बीन, क्योंकि वो किसके लिए यूज हो रहा है? आपका एम के लिए। तो यहां पर आपका आंसर होगा डी, आपका यहां पर आंसर होगा। तो इस तरीके से इनको आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Equal opportunities for advancement across the length and breadth of an organization will keep many problems away। देखिए इसका मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट सभी के लिए होनी चाहिए।
इसमें एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज हुआ है, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ। वैसे तो ये एरिया को बताने के लिए यूज होता है, ठीक है, एक रेंज को बताने के लिए यूज होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप सभी के लिए एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी रखते हैं, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, चाहे वो मेल फीमेल हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, ठीक है, तो अगर सभी के लिए आप आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी बराबर रखते हैं तो इस चीज़ से आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये सेंटेंस का मतलब है। अब हम देखते हैं इसमें गलती क्या है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल कीप मैनी प्रॉब्लम्स अवे। तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस नो एरर सेंटेंस है। एक बार और मैं पढ़ लेता हूं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल कीप मैनी प्रॉब्लम्स अवे। तो इसका आंसर होगा आपका ई, ये नो एरर सेंटेंस है आपका, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कस्टमाइज डेटा साइंस, एक्चुअली ये डेटा है, डेट लिख दिया गलत से, डेटा। कस्टमाइज डेटा साइंस डिग्री is yet to become a standard program to India's premier educational institute। ठीक है, एक डाटा साइंस के बारे में आपने सुना होगा। एक डाटा साइंस का एक साइंस है, एक डिग्री होती है इसकी, और एक इसमें अगर आपके पास स्किल्स हैं तो इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। कस्टमाइज डेटा साइंस डिग्री इज़ येट टू बिकम, अभी तक ये डिग्री नहीं बनी है, लेकिन इसमें कुछ लोग ट्रेनिंग देते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन डिग्री के फॉर्म में अभी ये नहीं आया है डाटा साइंस। तो कस्टमाइज डेटा साइंस डिग्री इज़ येट टू बिकम। येट टू बिकम का मतलब है कि अभी भी उसको बनना है, अभी बनना बाकी है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोग्राम, यहाँ पर देखिए इसमें गलती है, यहाँ पर इसमें टू नहीं आएगा। वो स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनेगा या स्टैंडर्ड डिग्री बनेगा, लेकिन किसके लिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रोग्राम फॉर इंडियाज प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर इसमें इसकी गलती है, आपका टू की जगह इसमें फॉर आएगा, तो यहाँ पर आपका इसमें गलती है डी, और आपका आंसर होगा इसमें डी, ठीक है। इस तरीके से ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड, ठीक है, दीज यहाँ पर सही है, कंपनीज अगर है तो यहाँ पर फिर हैव सही है, बीन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश, इसका मतलब ये है कि इन कंपनियों से अपनी इंफॉर्मेशन को फर्निश करने के लिए बोला गया है। फर्निश का मतलब है प्रोवाइड करना या सप्लाई करना या देना, ठीक है, ये है फर्निश का मतलब। और फर्निश का एक मतलब और होता है, फर्निश का मतलब होता है कोई अपार्टमेंट या किसी घर में फर्नीचर और फिटिंग्स, दो चीज़ें आती हैं इसमें, फर्नीचर और फिटिंग। तो फर्नीचर और फिटिंग अगर आप किसी को प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसको आप बोलते हैं फर्निशिंग, या जैसे हम अपार्टमेंट को बोलते हैं वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट। और फर्निश का एक मतलब होता है इम्पार्ट करना, देना, प्रोवाइड करना, सप्लाई करना, इक्विप करना, ये भी इसका मतलब होता है। तो दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश, मतलब इन कंपनियों से बोला गया है कि अपना फर्निश करें। वो क्या चीज़? furnish their financial detail and information about its board members, ठीक है। तो यहाँ पर these companies have been asked to furnish their financial details and information about, अब गलती यहाँ पर देखिए, ये है गलती इसमें, ठीक है, गलती इसमें इट्स की गलती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, तो अबाउट देयर बोर्ड मेंबर्स हम बोलेंगे, इट्स हम इसमें नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका होगा डी, ठीक है, और इसमें आपका आंसर होगा डी, इसमें आपका आंसर होगा। ये बहुत मतलब इस तरह की एरर्स जो आती हैं प्रोनाउन की, ये बहुत टिपिकल बैंकिंग मिस्टेक्स आप बोल सकते हैं। काफ़ी कॉमनली इस तरह की मिस्टेक्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। और नीचे मैंने ये फर्निश का मीनिंग दिया हुआ है। फर्निश माने एक देना भी होता है, और फर्निश माने फर्नीचर और फिटिंग के लिए वो यूज़ होता है। और ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100। देखिए ये जो मिस्टेक है इसको देखते हैं एक बार। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ये मिस्टेक है। द स्कीम
देखिए यहाँ पर जो आ रहा है रिक्वायर, ये रिक्वायर किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये रिक्वायर जुड़ा हुआ है इस स्कीम के साथ, और स्कीम कैसी है? सिंगुलर, एक ही स्कीम है। तो इसलिए इस वर्ब को भी आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस वर्ब में यदि आप एस लगा देंगे यहाँ पर तो ये वर्ब आपकी सिंगुलर बन जाएगी और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसमें द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर्स रिक्वायर्स, तो यहाँ पर आपका ये है आपका एरोनियस पार्ट और इसमें आपका आंसर होगा सी। ठीक है, स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसके आगे ये एक फ्रेज और लगा देते हैं विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर, मतलब ऐसी स्कीम जो अगले 2 साल में लॉन्च की जाएगी, और ये जो फ्रेज है ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। इससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये हम इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जो स्कीम है अगले 2 सालों में लॉन्च कर दी जाएगी, लेकिन इसका सब्जेक्ट तो स्कीम रहेगा ना, सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर आप बोलेंगे इसमें, यहाँ पर आप बोलेंगे इसमें रिक्वायर्स। ठीक है, यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोड डेवलपर्स अनेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम विल नॉट बी अवॉर्डेड न्यू वंस। रोड डेवलपर्स, ऐसे रोड डेवलपर्स जो अनेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स, देयर यहाँ पर सही है, प्रोजेक्ट सही है, ऑन टाइम सही है, विल नॉट बी यहाँ पर सही है, विल नॉट बी के बाद थर्ड फॉर्म यहाँ पर सही है, न्यू वंस एक्चुअली आ रहा है प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये सेंटेंस पूरा सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है और इसमें आपका आंसर होगा ई। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने नो एरर के इसलिए लिए हैं क्योंकि डेफिनेटली यदि 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके नो एरर के हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको नो एरर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि नो एरर के क्वेश्चन भी डेफिनेटली होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में कोई ना कोई एरर हो, मतलब 20% क्वेश्चन आपके डेफिनेटली नो एरर के क्वेश्चंस होंगे आपके बैंकिंग एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज द न्यू स्टाफ। देखिए वी के बाद हैव लगा हुआ है, सही है, हैव के बाद टेकन लगा हुआ है, सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ऑफ है तो इसलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, ये सही है। द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, जो ऐसी ट्रेनिंग जो ज़रूरत है जिसकी, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग सही है, लेकिन ये इसमें वर्ड गलत है क्योंकि यहाँ पर देखिए एंड के पहले जो वर्ब है वो अरेंजिंग है, तो एंड के बाद भी सेम चीज़ आनी चाहिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा सुपरवाइजिंग। ठीक है, एंड के पहले अगर आईएनजी फॉर्म है तो एंड के बाद भी आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पर आपका डी आपका ये एरोनियस पार्ट है और डी आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉचिंग द एक्सपोनेंशियल टैलेंट ऑफ वर्ल्ड टेनिस वाज द बेस्ट थिंग्स टू हैपन टू हिम। ये थोड़ा सा सिंपल है सेंटेंस, लेकिन ये भी आईबीपीएस बैंक पीओ का है। वॉचिंग द टैलेंट ऑफ वर्ल्ड टेनिस, मतलब इसमें जो एक्टिविटी है, देखिए ये जो जेरेंड है कि कि टेनिस एक्टिविटी को देखना या टेनिस के मैचेस को देखना, ठीक है, ये जो जेरेंड है ये हमेशा होता है सिंगुलर। जेरेंड जो होता है ना, वॉचिंग द शो, प्लेइंग द गेम, कुकिंग द फूड, ठीक है, इस तरह जो जेरेंड होता है ये नाउन होता है और हमेशा होता है सिंगुलर। तो इसलिए यहाँ पर ये थिंग्स जो वर्ड है ये गलत है। ठीक है, थिंग्स की जगह आप यहाँ पर थिंग्स की जगह आप बोलेंगे थिंग, क्योंकि एक ही एक्टिविटी की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें आपका आंसर होगा सी इसमें आपका आंसर होगा। और एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल का मतलब है ऐसी ग्रोथ जो लगातार बढ़ती जाए। ठीक है, एन एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ इंक्रीज बिकम्स क्विकर एंड क्विकर एज द थिंग दैट इंक्रीजेज बिकम लार्जर। इसका सिंपल मतलब ये है कि सपोज पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है तो जो रेट है उसको बढ़ने का वो तो डेफिनेटली तेजी से बढ़ेगा ही, जो उसको आगे बढ़ने का जो रेट है। तो वी आर लुकिंग फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन आवर इन्वेस्टमेंट, ऐसी ग्रोथ जो लगातार तेजी से जल्दी जल्दी बढ़ती जाए, जल्दी और तेजी से, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो ट्यूटोरियल में 10 सेंटेंस लिए हैं, लेकिन ये 10 सेंटेंस सभी रियल क्वेश्चंस हैं और लास्ट ये 2012 और 2013 के क्वेश्चन हैं और डेफिनेटली इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और डेफिनेटली आपके बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में
और आरआरबी एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ये है मेरे कुछ लिंक्स, डेफिनेटली आपने इन पर ज्वाइन कर लिया होगा। यदि ज्वाइन नहीं किया है तो आप फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी इस वीडियो के। ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, फेसबुक पर है, इसको भी आप प्लीज़ ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस मैं डालता हूँ और सारे वीडियो के अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये है इंग्लिश एडवांटेज का पेज, फेसबुक पर है, इसको भी आप लाइक कर सकते हैं। ये है यूट्यूब चैनल का URL, प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ये है ट्विटर का ID singhal2210 के नाम से मिल जाएगा आपको, ये twitter.com/singhal2210, ठीक है। और इस चैनल का जो मेन फ्रंट पेज है उसमें भी ये लगा हुआ है, वो लिंक, वहाँ पर लिंक के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। और ये लिंक्डइन का ID है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर भी ग्रुप है एक, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो पहले इस नंबर को आप सेव कर लें और उसके बाद मुझे अपना नाम और ऐड मी लिख के भेजिए, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और ये है मेरा ईमेल ID, इसके थ्रू आप मुझसे डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आपके एग्ज़ाम के लिए और IBPS PO प्री के लिए पर्टिकुलरली, तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा और क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट इसमें आपको चाहिए, तो मैं आपको इंक्लूड करके नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िए, इस चैनल पर आपका स्वागत है। और ये चैनल जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया है, ताकि स्टूडेंट्स को फ्री में गाइडेंस मिले और उनको सफलता मिले, तो उसी के लिए है ये चैनल। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। और यदि सब्सक्राइब करते हैं तो सारे नोटिफिकेशंस जो हैं एग्ज़ाम के और वीडियोस के वो आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी सहूलियत रहेगी आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में और सफलता प्राप्त करने में। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।